आज महाराष्ट्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। महाराष्ट्र में कोरोना के नए वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में ओमिक्रॉन के 7 और नए मामले सामने आए, इनसे हड़कंप मच गया। मुंबई से 3, पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम में 4 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 17 हो गई है। यह जानकारी महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी गई। इससे पहले मुंबई के धारावी इलाके में एक 47 साल का मौलाना नए वेरिएंट से संक्रमित पाया गया था। 4 दिसंबर को वो तंजानिया से वापस मुंबई लौटा था। नए वेरिएंट के केस महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते जा रहे थे। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट पर है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 695 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें ओमिक्रॉन के 7 मामले शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि राज्य में ओमिक्रॉन संक्रमण के मामलों की कुल संख्या अब 17 है। कोरोना वायरस संक्रमण के 695 नए मामले प्रकाश में आए हैं। 12 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में 631 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। राज्य में फिलहाल 6534 सक्रिय मामले हैं। कोरोना के नए वेरिएंट से पूरे देश में खौफ है। राज्य में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़े हैं। मुंबई में ओमिक्रॉन के केस आने के बाद महाराष्ट्र सरकार एक्शन में आई है। यहां 2 दिन के लिए धारा 144 लागू कर दी गई। इसके अलावा रैली, जुलूस और मोर्चों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश का पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 17 केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में शुक्रवार को ओमिक्रॉन के 17 मामले सामने आए थे, जिनमें से 3 केस मुंबई और 4 केस पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका में मिले हैं। ये तीनों नागरिक तंजानिया, यूके और दक्षिण अफ्रीकी देश में आए हैं, जबकि पिंपरी चिंचवड़ से मिले 4 केस नाइजीरियन महिलाओं के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आए। ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखकर बीएमसी ने भी वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए अपनी कमर कस ली है। मुंबई महानगर पालिका ने वैक्सीन लगाने के लिए मुंबई के अलग अलग इलाकों में एक मोबाइल वैन शुरू की है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के एक नए 7 केस मिले हैं, जिनमें एक 3.5 साल का बच्चा भी शामिल है। मुंबई में 3 केस आए हैं, बाकी 4 केस पिंपरी चिंचवड़ के हैं। अब महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल मामलों की संख्या 17 पहुंच गई है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 695 केस आए हैं। ओमिक्रॉन के संक्रमण के बाद लोग भी थोड़ा जागरूक हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में वैक्सीन के लिए आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है। ऐसे में मुंबई महानगर पालिका ने भी वैक्सीनेशन को रफ्तार बढ़ाने के लिए अपनी कमर कसी। औरंगाबाद से मुस्लिम आरक्षण और वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर एएमआईएम पार्टी की ओर से आज मुंबई में मोर्चे का आयोजन किया गया। इसमें शामिल होने के लिए औरंगाबाद से एमआईएम सांसद इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद मुंबई रैली का आयोजन किया। पुलिस ने रैली की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, लेकिन इम्तियाज जलील ने रैली करने पर संदर्भ में पेपर दिखाने के बाद पुलिस अधिकारियों को सशर्त रैली मुंबई की ओर जाने की अनुमति दी। लेकिन इस रैली की वजह से सामान्य नागरिकों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। एआईएमआईएम पार्टी की ओर से मुंबई में मुस्लिम आरक्षण के लिए तिरंगा मार्च निकालने से पुलिस ने रोक दिया। मुंबई में धारा 144 लागू होने के चलते नवी मुंबई पुलिस ने मुंबई में जाने वाले रास्तों पर भारी पुलिस बल तैनात किया है। एमआईएम कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए नवी मुंबई पुलिस ने खारघर और वाशी टोल प्लाजा पर भारी नाकाबंदी की। नई मुंबई से मुंबई की ओर जा रहे एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं के एक वाहन को वाशी टोल नाका पर रोक दिया गया। वाशी पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बड़े पैमाने पे जो है पुलिस बंदोबस्त रखा हुआ है, क्योंकि औरंगाबाद से एमआईएम की जो तिरंगा रैली जो निकली हुई है, उसे मुंबई में आने से रोका जाने की संभावना यहाँ बताई जा रही है। क्योंकि कल ही रात को मुंबई में जो है एक धारा 144 लागू की गई है, जिसके तहत ना कोई सार्वजनिक कार्यक्रम, ना कोई सभा, ना ही किसी तरह का कोई कार्यक्रम किया जा सकता है। 5 से ज़्यादा लोगों को जमा होने के लिए भी वहाँ पे बंदी लगाई गई है। अब देखना यह होगा कि क्या नवी मुंबई पुलिस इम्तियाज जलील के नेतृत्व में जो आने वाली औरंगाबाद से जो निकली हुई जो रैली है, उसे नवी मुंबई पुलिस यहीं पर रोककर वापस भेजती है या मुंबई में जाने देती है। अमोल कांबळे, न्यूज़ 1 इंडिया। मुंबई में होने वाली एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की रैली पर शिवसेना सांसद संजय राउत का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर
एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील के कार्यकर्ताओं के साथ औरंगाबाद से मुंबई तक लंबा मार्च निकाला है। राउत ने कहा कि चाहे कोई भी आए, मुंबई में धारा 144 लागू है। कोई भी मुंबई में किसी तरह की अशांति नहीं फैला सकता। संजय राउत का कहना है कि बीजेपी को एकता नहीं भाती। ये बात शरद पवार ने 25 साल पहले कही थी, लेकिन हम 2 वर्षों पहले समझ चुके। शरद पवार के जन्मदिन पर एक मराठी पुस्तक नेमकाची बोलड़े का लोकार्पण किया गया। इस पुस्तक में शरद पवार के कई महत्वपूर्ण भाषण संकलित किए गए हैं। मुंबई के नेहरू सेंटर में आयोजित इस लोकार्पण समारोह में शरद पवार की उपस्थिति में संजय राउत ने कहा कि पवार ने 1996 में बात कही थी कि बीजेपी एकता नहीं चाहती। इस बीच देश कितना पीछे चला गया, यह हमें अब समझ में आ रहा है। राउत के अनुसार शरद पवार के जो विचार 25 वर्ष पहले थे वही आज भी हैं। उनके विचारों में कोई परिवर्तन नहीं आया है। देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र में बन रहा है। अगले साल फरवरी महीने के आखिर तक नागपुर से शिरडी तक यह एक्सप्रेसवे शुरू हो जाएगा। ऐसी जानकारी शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने दी है। बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग तकरीबन 701 किलोमीटर का है। नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे का काम नागपुर से शिरडी तक लगभग पूरा हो चुका है। यह महाराष्ट्र के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है और अगले 2 महीनों में शिरडी से नागपुर राजमार्ग का शुभारंभ कर दिया जाएगा। समृद्धि हाईवे नागपुर और मुंबई के बीच 12 जिलों से होकर गुजरेगा। यह मुंबई में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को नागपुर के मिहान हवाई अड्डे से जोड़ने वाला राजमार्ग है, जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। समृद्धि राजमार्ग पर बोलते हुए शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य सरकार पूरे महाराष्ट्र में उद्योग और परिवहन सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए सड़कों का एक नेटवर्क बना रही है। आज के समय में पर्यावरण को बचाना बेहद जरूरी है, इसलिए हम इस हाईवे पर ग्रीन जोन भी बना रहे हैं। रायगढ़ जिले के पोलदापुर तहसील के लोहरी में एक कोंकण संभागीय शिक्षक मेले का आयोजन किया गया। अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघ की रायगढ़ शाखा ने एक कार्यक्रम आयोजित किया। सभा का उद्घाटन रायगढ़ के संरक्षक मंत्री अदिति तटकरे ने किया। तटकरे ने कहा कि राज्य सरकार के माध्यम से शिक्षकों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। माता पिता अपने बच्चों की परवरिश का काम करते हैं और शिक्षक उनको ज्ञानी बनाने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। राज्य सरकार के माध्यम से शिक्षकों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा, यह बात अदिति तटकरे ने की। महाराष्ट्र में सामान्य नागरिकों के लिए शासन है, पर राजनीतिक दलों के लिए ना प्रशासन है और ना ही शासन। ऐसा ही कुछ तस्वीरें आज महाराष्ट्र के औरंगाबाद में देखने को मिली। यहां एक और मास्क लगाकर कोरोना नियमों का पालन करने वाले व्यापारी पर प्रशासन जबरदस्त चालान काट रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर एमआईएम पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील अपने हजारों समर्थकों के साथ रैली निकालते नजर आए। महाविकास अघाड़ी में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से शरद पवार के जन्मदिन के अवसर पर श्रमिकों को सुरक्षा किट मुहैया कराने का कार्यक्रम आयोजन किया गया था। दोनों ही राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता सरेआम सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और अन्य कोरोना नियमों के धज्जियां उड़ा रहे थे। सामान्य नागरिकों पर कड़क कार्रवाई करने वाले प्रशासन क्या अब इन राजनीतिक दलों पर अपनी नकेल कस पाएगा, या फिर इनका जोर सिर्फ सामान्य नागरिक और व्यापारियों पर ही दिखेगा? समीर वानखेड़े एक बार फिर से एक्शन मोड में आ गए। समीर वानखेड़े के नेतृत्व में शुक्रवार को एनसीबी की टीम ने मुंबई में 3 ठिकानों पर छापेमारी की। इन छापेमारी में मुंबई एयरपोर्ट की रेड से एमडी ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद हुई। एनसीबी की टीम को यह जानकारी मिली थी कि मुंबई एयरपोर्ट में एक शख्स ड्रग्स की तस्करी के लिए आया है। इस सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में एक व्यक्ति को ड्रग्स के साथ अरेस्ट किया गया। शुरुआती जांच में जो बात सामने आई है उसके मुताबिक ड्रग की यह खेप ऑस्ट्रेलिया भेजी जा रही थी। फिलहाल एनसीबी की टीम यह जांच कर रही है कि ड्रग की यह खेप कहां से आई थी और किसके माध्यम से भेजी गई थी। मुंबई शहर और इसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण दिल्ली की तरह तेजी से बढ़ रहा है। लगातार गगनचुंबी इमारतों का निर्माण हो रहा है, इसके चलते यहां प्रदूषण बढ़ रहा है। अलग अलग ठिकानों में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स के निर्माण से उठती धूल यहां प्रदूषण का कारण है। 24 घंटे अनलॉक के बाद सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां, इन सब वजहों से मुंबई में प्रदूषण लगातार बिगड़ता जा रहा है। जल्दी से ही वो समय आ सकता है जब मुंबई प्रदूषण के मामले में दिल्ली का मुकाबला करने लगेगा। मुंबई में प्रदूषण खासकर अनलॉक के बाद बढ़ना शुरू हुआ है। मुंबई के कोलाबा, मझगांव, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और मलाड में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब मिली। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया। क्रूज ड्रग केस मामले में जमानत की शर्तों में छूट के लिए आर्यन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आर्यन खान ने जमानत की शर्तों में संशोधन करने की मांग की है। कोर्ट में दिए आवेदन में कहा गया है कि अब तक हर शुक्रवार को एनसीबी के ऑफिस में हाजिरी लगाने के लिए पेश हुए हैं। इसी शर्त पर उनकी जमानत की शर्त में संशोधन दिया जाएगा।
आर्यन ने कुछ शर्तों में छूट देने के मांग बॉम्बे हाई कोर्ट से की है। आर्यन खान ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि ड्रग्स मामले में जांच अब तक दिल्ली एनसीबी की खास टीम को सौंप दी गई है, इसलिए उन्हें अब मुंबई एनसीबी ऑफिस में पेश होने की शर्त में ढील दी जाए। आर्यन ने कहा है कि एनसीबी ऑफिस के बाहर बड़ी संख्या में मीडिया कर्मियों की मौजूदगी की वजह से उन्हें पुलिस के साथ एनसीबी ऑफिस जाना पड़ता है। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अगले हफ्ते सुनवाई की बात की है। अभिनेता जॉन अब्राहम के पास कई योजनाएं हैं, लेकिन जो शहर में चर्चा का विषय बन गया है वो है शाहरुख खान स्टारर पठान। इसमें उन्होंने प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई है। शाहरुख खान के लिए पठान सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से है। फिल्म में एक विरोधी भूमिका निभाकर जॉन अब्राहम अपनी हिट फिल्म धूम और रेस्टू से अपने लुक को वापस लाने के लिए उत्सुक हैं। हाल के घटनाक्रमों के कारण उनके बेटे आर्यन खान से जुड़े एनसीबी मामले में शाहरुख को पठान की शूटिंग को आगे बढ़ाने पर अब इस महीने शुरू होने की संभावना है। अमिताभ बच्चन ने अंधेरी में अपने डुप्लेक्स घर हीरोपति अभिनेत्री कृति सैनन को किराए पर दे दिया है। मेगा स्टार के स्वामित्व वाला फ्लैट 27वीं और 28वीं मंजिल पर है, जिसके लिए कृति को भारी भरकम रुपए का भुगतान करना होगा, जो प्रतिमाह 10 लाख रुपए है। सिर्फ मासिक किराया ही नहीं, अभिनेत्री ने चेक का भुगतान भी किया है, सुरक्षा जमा के रूप में 60 लाख रुपए। एक जानकारी के मुताबिक अमिताभ बच्चन ने अपनी संपत्ति कृति सैनन को किराए पर दी है। विकी कौशल और अभिनेत्री कटरीना कैफ ने हल्दी की फोटोज जैसे ही सोशल मीडिया पर शेयर की। इन फोटोज पर फैंस के साथ साथ सेलिब्रिटीज भी खूब रिएक्ट करने लगे। दरअसल अभिनेता विकी कौशल और अभिनेत्री कटरीना कैफ ने गुरुवार को शादी की है। दोनों ने शादी की फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर कर फैंस को गुड न्यूज़ दी है। इसके बाद विकी और कटरीना ने जल्द ही फोटो शेयर किया। फोटो शेयर करते हुए दोनों ने एक ही कैप्शन लिखा है। दोनों ने लिखा है कि शुक्र, सब्र और खुशी। फोटोज में दोनों एक्टर्स के चेहरे पर शादी की खुशी साफ तौर पर नजर आ रही है। कटरीना कैफ ने हल्दी में व्हाइट कलर का लहंगा पहना हुआ है, इसके साथ ही उन्होंने पिंक दुपट्टा पहना हुआ है। तड़प फिल्म जब से रिलीज हुई है तब से बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा बिखेर रही है। इस फिल्म के रोमांटिक ड्रामा ने फैंस का दिल जीत लिया है। फिल्म में आहान शेट्टी और तारा सुतारिया की केमिस्ट्री ने खूब वाहवाही लूटी है। बता दें कि फिल्म 3 दिसंबर को रिलीज हुई, लेकिन अब सभी की निगाहें फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर टिकी हैं। फिलहाल तो तड़प बॉक्स ऑफिस पर बाकी फिल्मों के मुकाबले शानदार प्रदर्शन कर रही है। बता दें कि अब इस फिल्म ने 21 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। मलयालम फिल्मों के निर्देशक अली अकबर ने हिंदू धर्म अपना लिया है। हिंदू धर्म अपनाने के बाद अब उनका नाम राम सिम्हा हो गया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह उन मुसलमानों के खिलाफ प्रदर्शन है जो सीडीएस बिपिन रावत के निधन के बाद स्माइली पोस्ट कर रहे थे। क्यों धार्मिक नेता उन्हें सही नहीं करते? इससे पहले शुक्रवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में बताया था कि मैं आज से मुसलमान नहीं हूँ, अब मैं सिर्फ एक भारतीय हूँ। तो अली अकबर का नाम अब राम सिम्हा पड़ गया है। मलयालम फिल्मों के एक फेमस डायरेक्टर और जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद से ये खबर सुर्खियों में थी, क्योंकि लगातार कुछ अराजक तत्वों ने उनके निधन का मजाक उड़ाया था और स्माइलीज पोस्ट की थी। इस बात से आहत होकर अली अकबर ने अपना नाम बदलकर, अपना धर्म बदलकर हिंदू धर्म इन्होंने अपनाया और अपना नाम बदलकर राम सिन्हा किया।